कभी सोचा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई एक देश लगभग 200 सालों तक किसी दूसरे देश की पूरी दौलत को एक सिस्टमैटिक तरीके से निचोड़ता रहे? देखिए, रजनी पाल्मर दत्त जैसे इतिहासकारों ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक शोषण को समझने के लिए इसे 3 अलग-अलग फेजेस में बांटा है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का खुलासा है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे? ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ जंग में जीत हासिल करना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी पेचीदा इकोनॉमिक मशीन बनाने जैसा था जिसे सिर्फ और सिर्फ एक पूरे सबकॉन्टिनेंट को निचोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ये जो टाइमलाइन है, ये हमारी पड़ताल का एक तरह से रोड मैप है। हम एक एक करके इन तीनों फेजेस को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी सीधी साधी लूट, जिसे मर्केंटिलिज्म या वणिकवाद कहते हैं, से बदलकर एक ऐसी व्यवस्था में तब्दील हुई जिसमें भारत को एक कैप्टिव मार्केट यानी बंधक बाजार बना दिया गया, और फिर आखिर में उसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जाल में फंसा दिया गया। तो कहानी शुरू होती है पहले चरण से, डायरेक्ट प्लंडर यानी सीधी लूट। ये मर्केंटिलिज्म का दौर था और यहाँ रूल बहुत ही सिंपल थे। भारत की दौलत को सीधे सीधे और जितने जल्दी हो सके अपने कब्जे में कर लो। अच्छा, इसका तरीका बड़ा सिंपल लेकिन शातिर था। जरा सोचिए, अंग्रेज पहले भारतीय लोगों से ही टैक्स वसूलते हैं, फिर उसी पैसे से भारतीय कारीगरों का बनाया सामान सस्ते में खरीदते हैं और फिर उसी सामान को यूरोप में भारी मुनाफे पर बेच देते हैं। मतलब ये लूट का एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र था जो चल भी भारतीय पैसे से ही रहा था। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति की आग भड़की, पूरा खेल ही बदल गया। ब्रिटेन की भूखी मिलों को अब कच्चे माल की जरूरत थी और अपने बने बनाए माल को बेचने के लिए एक नए बाजार की भी। और इसी जरूरत ने उन्हें भारत के लिए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर हमें एक जबरदस्त यू टर्न देखने को मिलता है। वो भारत जो कभी अपने बेहतरीन तैयार माल के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, अब उसे ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए सिर्फ कपास और नील जैसे कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया। और साथ ही भारत को ब्रिटेन में बने सामान को खरीदने वाला एक कैप्टिव मार्केट बनने पर मजबूर कर दिया गया। ये एक तरह का आर्थिक तख्तापलट था। और हाँ, ये बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। भारतीय सामान पर इतने भारी टैक्स और ड्यूटीज लगा दी गईं कि उनके लिए ब्रिटिश सामान के सामने टिकना नामुमकिन हो गया। नतीजा, भारत के जो कभी फलते फूलते पारंपरिक उद्योग थे, उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से तबाह कर दिया। तो अब हम आते हैं तीसरे और सबसे चालाकी भरे फेस पर, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। यहां पर कंट्रोल का हथियार तलवार नहीं, बल्कि अकाउंट्स की किताबें थीं। ये वो शोषण था जो विकास के नकाब के पीछे छिपा हुआ था। अब समझिए कि यह सिस्टम काम कैसे करता था। ब्रिटेन अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल मतलब अतिरिक्त पैसा भारत में रेलवे, बागानों और बैंकों जैसी चीजों में इन्वेस्ट करता था। लेकिन यहाँ एक पेच था, इन सारे इन्वेस्टमेंट्स पर मुनाफे की गारंटी थी, और ये गारंटी चुकाई जाती थी भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों से। असल में भारत को अपने ही शोषण का बिल भरने पर मजबूर किया जा रहा था, और इसे नाम दिया गया पब्लिक डेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सार्वजनिक ऋण। तो इन तीनों अलग अलग चरणों को एक साथ कौन सी चीज जोड़ती है? ये सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में आकर सिमट जाता है। एक ऐसा आइडिया जो ब्रिटिश राज की पूरी राष्ट्रवादी आलोचना की नींव बन गया। और वो सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निकास, जिसे दुनिया के सामने रखा महान विचारक दादा भाई नौरोजी ने। अपनी जबरदस्त किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने पहली बार इस सिस्टमैटिक लूट के पूरे स्केल और इसके काम करने के तरीके का पर्दाफाश किया। इस थ्योरी का सार बहुत सीधा है। ये भारत से ब्रिटेन की तरफ पैसे का एक बहुत बड़ा वन वे ट्रांसफर था, जिसके बदले में भारत को कोई भी ठोस आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। ये कुछ ऐसा था जैसे अर्थव्यवस्था से लगातार खून बह रहा हो, एक ऐसा खुला जख्म जिसने दशकों तक भारतीय इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया। ये शोषण इतना बड़े पैमाने पर था कि इसने कार्ल मार्क्स जैसे ग्लोबल थिंकर्स का भी ध्यान खींचा, जो कैपिटलिज्म पर अपनी आलोचना के लिए जाने जाते हैं। जब उन्होंने भारत में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को घृणित कहा, तो ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत था कि यह सिस्टम कितना विनाशकारी था। तो यहाँ आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। सीधी लूट से शुरुआत, फिर एक बंधक बाजार बनाना और आखिर में फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए उसे जकड़ लेना।
3 अलग अलग रणनीतियां, लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहा, भारत से ब्रिटेन की ओर पैसे का बहाव लगातार बनाए रखना। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर किसी देश की दौलत को इतने तरीके से, इतनी प्लानिंग के साथ लूटा जा सकता है, तो क्या उसे उतनी ही प्लानिंग और इरादे के साथ दोबारा बनाया भी जा सकता है? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज दुनिया भर के देशों के आर्थिक भविष्य से जुड़ा सवाल है।